हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल्स टू जेनेटिक्स इज कॉल्ड मेंडलिज्म। आनुवंशिकी में मेंडल का योगदान मेंडलिज्म कहलाता है। मेंडल का पूरा नाम गेर्गर जॉन मेंडल था। वह एक जर्मन, ऑस्ट्रियाई और गेस्ट्रियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। मेंडल ने मटर पर किए गए संकरण प्रयोग या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के परिणामों की सहायता से लक्षणों की वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया, जो मेंडल की वंशागति के नियम या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी कहलाए। हालांकि मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट्स का वर्णन 1866 में ही कर दिया था, किंतु उस समय उन लॉज को कोई भी मान्यता नहीं मिली थी। इन नियमों को मान्यता 1900 में मिली, जब तीन अन्य साइंटिस्ट, पहला ह्यूगो डिब्रीज डच में, दूसरा कॉल कॉरेंस जर्मनी में और तीसरा एरिक वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया में, इन्होंने आनुवंशिकी पर स्वतंत्र रूप से अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें भी मेंडल के समान ही रिजल्ट्स प्राप्त हुए। तब इन तीनों ने मिलकर मेंडल्स के लॉज को लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में प्रतिपादित किया। ये नियम या लॉज जेनेटिक्स में इतने बेसिक नियम हैं कि आधुनिक जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो उनके ऊपर आधारित हैं। इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवंशिक विज्ञान का जनक माना जाता है। गेर्गर जॉन मेंडल पहले ऐसे आनुवंशिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने हेरिडिटरी मिस्ट्री को सॉल्व किया। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में सिलेसिया में हुआ। स्कूल एजुकेशन के पश्चात उन्होंने बॉटनी या लाइफ साइंस में 3 वर्ष का और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 2 वर्ष का अध्ययन किया। ये अध्ययन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में किया। इसके पश्चात ऑस्ट्रिया में ब्रुन में स्थित सेंट थॉमस मठ के अंदर उन्होंने पादरी का पद संभाला। वहाँ उन्हें प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। 1849 के अंदर वे ब्रुन वापस लौट आए और वहाँ उन्होंने एक हाई स्कूल में टीचर के रूप में 14 वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि के दौरान मठ के समीप जमीन पर उन्होंने गार्डन पी या पाइसम सटाइवम के ऊपर पौधों पर महत्वपूर्ण संक्रमण परीक्षण किए। 1856 से 1863 का बीच का वह समय था जब मेंडल ने मटर के पौधों के अपने महत्वपूर्ण संकरण परीक्षण या हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग किए। मेंडल ने पी प्लांट के 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या 7 विपर्यसी गुणों के ऊपर आनुवंशिकता का अध्ययन किया और उस पर आधारित उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांतों की खोज की। मेंडल ने लगभग 24,034 पौधों को कई जनरेशन तक क्रॉस किया और उसके बाद उनके ऊपर आधारित स्टडी के आधार पर उन्होंने 1866 में प्रोसीडिंग ऑफ ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार ये मेंडल हैं, गेर्गर जॉन मेंडल, जिन्होंने कि आनुवंशिकता के महत्वपूर्ण या बेसिक नियम दिए। मेंडल सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने अपना जो वर्क था है उसमें जो थी उसके अंदर उन्होंने मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन जो है उनको अप्लाई किया। साथ ही उन्होंने जितने भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स थे उसके अंदर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसको अप्लाई किया। उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उसका जो क्वांटिटेटिव डेटा था उनको उन्होंने डिटेल उसका रिकॉर्ड रखा हो, साथ में उसके एक्यूरेसी के लिए उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक मेथड जो थे वो उन्होंने अपनाए। मेंडल्स तो थे, उन्होंने लार्ज सैंपल्स काम में लिए और उनको केयरफुली प्लान किया जिससे कि एक्सपेरिमेंट्स के एक्यूरेट रिजल्ट जो हैं वो प्राप्त हो सकें। मेंडल्स ने बताया कि जितने भी उन्होंने जो भी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया उनको एक फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है मटर के अंदर, जिन्हें कि अब जीन कहा जाता है। और ये फैक्टर्स जो हैं वो सेपरेट क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मेंडल की सफलता का एक कारण ये भी था कि मेंडल ने किसी भी कैरेक्टर या लक्षण के लिए प्योर ब्रीड लाइन को काम में लिया।
प्योर बीट का मतलब यह है कि एक जो पौधा है वो एक पर्टिकुलर लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध है, और ये शुद्ध पौधे जो होते हैं वो उन्होंने कई जनरेशन में स्वपरागण या सेल्फ क्रॉसिंग के द्वारा उन्होंने इस तरह के पौधे प्राप्त किए जो कि एक पर्टिकुलर करेक्टर, एक विशेष लक्षण के लिए शुद्ध थे या प्योर बीट लाइन थे। मेंडल ने जो पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें उन्होंने जो मटर का पौधा चुना, उस मटर के पौधे को चुनने के पीछे कई कारण थे। जैसे कि मटर का पौधा जो होता है उसको ईजीली ग्रो किया जा सकता है और ईजीली उसको मेंटेन किया जा सकता है। साथ में उसके अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं या विपर्य से गुण पाए जाते हैं वो इतने क्लियर होते हैं जिन्हें कि आसानी से अलग अलग पहचाना जा सकता है। मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा है या एनुअल प्लांट है, इसलिए इस स्टडी के समय छोटे टाइम में या शॉर्ट पीरियड में ही हम कई जनरेशन जो है इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो ईजिली जो है इसके एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं इसके ऊपर किए जा सकते हैं और बहुत कम समय में इनके रिजल्ट जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। मटर के पौधे जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर सकते हैं, मतलब कि इसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ये सेल्फ पोलिनेटिंग होते हैं या इसमें स्वपरागण होता है। इसी वजह से स्वपरागण होने की वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसमें प्योरिटी किसी भी लक्षण को लेके प्योर बीड लाइन जो है वो प्राप्त की जा सकती है। स्वपरागण के साथ या सेल्फ पॉलिनेशन के साथ इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली किया जा सकता है। मटर में जो मेंडल थे उन्होंने जो मटर पे अपने हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग किए उसके अंदर उन्होंने दो वैरायटी के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण करवाया। परपरागण कराने के लिए उन्होंने एक विशेष रूप से संकरण तकनीक या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया, जिसके अंदर निम्न प्रकार स्टेप्स पाए जाते हैं। पहला, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या प्रोसेस होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विदाउट डैमेजिंग फीमेल कंपोनेंट। मतलब एक द्विलिंगी जो पुष्प है उसके अंदर से उसका फीमेल पार्ट को डैमेज किए बिना उसमें से एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है या उसमें से हटा दिया जाता है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको रोका जा सके और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जा सके। उसके बाद प्रोसेस होता है बैगिंग। बैगिंग क्या है? बैगिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ कवरिंग और एनक्लोजिंग ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विद एन एप्रोप्रिएट बैग। मतलब कि उसमें जो मादा पार्ट होता है, इसका फीमेल कंपोनेंट होता है, उसको थैली से ढक दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है वो इमैस्कुलेशन या एंथर रिमूवल के बाद किया जाता है, जिससे कि इसमें रैंडम पॉलिनेशन से बचा जा सके। फिर तीसरा स्टेप होता है पॉलिनेशन। जब जो मदर कंपोनेंट होता है उसकी स्टिग्मा जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, उस समय डिज़ायर्ड फ्लावर से दूसरी वैरायटी जिससे कि हमको उसके साथ क्रॉस करवाना है उसके एंथर्स ले लिए जाते हैं और इन एंथर्स को इस प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर जो उसके ऊपर डस्टिंग कर दी जाती है, जिससे कि फ्लावर्स जो होते हैं उनमें पॉलिनेशन हो सके और जो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट जो होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सके। अब फ्लावर्स को वापस से उनकी बैगिंग कर दी जाती है, जिससे कि अनवांटेड पोलन ग्रैंस जो हैं वो उसके ऊपर नहीं आ सके। नेक्स्ट है टैगिंग। टैगिंग के अंदर फ्लावर्स जो होते हैं उनको टैग कर दिया जाता है, उसमें डिटेल्स लिख दी जाती है, डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, डेट ऑफ पॉलिनेशन एंड पेरेंटेज, सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसकी वो उसके ऊपर लिख दी जाती हैं, जिससे उनका इजीली रिकॉर्ड रखा जा सके। तो एक प्रोसेस होती है जिसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, जिसके अंदर इसका जो एंथर होते हैं, स्टेमन होते हैं, उनको आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया जाता है कैंची की सहायता से, इसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद इसकी बैगिंग कर दी जाती है, इसके ऊपर पॉलीथीन जो होती है वो ढक दी जाती है और एप्रोप्रिएट टाइम होने पे जबकि स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है उस समय दूसरे फ्लावर के एंथर द्वारा एंथर्स लेके उनकी डस्टिंग जो होती है वो स्टिग्मा के ऊपर कर दी जाती है। इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि एक विशेष लक्षण जिसके कि विपरीत गुण पाए जाते हैं, उनकी स्टडी की। उसने मुख्य 7 लक्षणों की स्टडी की जिसके कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लावर कलर। फ्लावर कलर जो होता है वो वॉयलेट या वाइट हो सकता है, इसको हम इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं। फ्लावर कलर पर्पल
एंड वाइट, ये एक दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग है जिन्हें कि ईजिली एक दूसरे से आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा करेक्टर उन्होंने लिया टॉल एंड शॉर्ट, स्टेम जो होता है वो लंबा होता है या छोटा होता है। तीसरा सीड कलर, सीड कलर येलो या ग्रीन हो सकता है। सीड शेप राउंड शेप होती है, रिंकल्ड पिचका हुआ होता है। पोड कलर जो होता है वो ग्रीन होता है या फिर येलो होता है। पोड शेप जो होती है इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब कि चपटी होती है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। इन्फ्लेटेड फुल होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब जो कि सिकुड़ी हुई होती है। और फ्लावर पोजीशन कि फ्लावर या तो एक्सियल टॉप पोजीशन पे हो सकता है, टर्मिनल या अंतस्थ होता है, साइड में होता है। तो ये 7 उन्होंने मुख्य लक्षण जो हैं वो उनके ऊपर अपने हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग किए। उसमें उन्होंने क्या किया कि मेंडल ने इस तरीके से अपने प्रयोग जो थे वो डिजाइन किए कि एक बार में उन्होंने एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उसका अध्ययन किया। उसके लिए उन्होंने 2 अलग अलग वैरायटी ले ली जो कि प्योर बीट थी उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए। जैसे कि मान लो उनको पौधे की हाइट के लिए हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग करना है, तो उसके लिए उन्होंने प्योर बीट ली, एक लंबे पौधे की और एक बौने पौधे की। फिर उसके अंदर उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा, कई जनरेशन से सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा उसकी प्योर बीट या शुद्ध पौधे प्राप्त कर लिए। अब ये दोनों वैरायटी के जो शुद्ध पौधे हैं उनका आपस में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया या पर परागण करवाया। उससे जो उन्हें ऑफ स्प्रिंग या संतानें प्राप्त हुई उन्हें उन्होंने F1 जनरेशन कहा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो थी, अब उसके जो पौधे प्राप्त हुए उनमें आपस में स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जिसे कि F2 जनरेशन या सेकंड फीलियल जनरेशन कहा गया। तो इस प्रकार उन्होंने 2 शुद्ध पौधे जिन्हें कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स कहा जाता है, जो कि जिनमें विपरासी गुण या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे एक लक्षण के, उनको लेके क्रॉस करवाया और उनसे जो संतानें प्राप्त हुई उन्हें हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग कहा गया। तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जिसमें एट ए टाइम एक कॉन्ट्रास्ट वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या एक विपरासी गुणों को जो लक्षण होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।